स्प्रिंग एनिमे 2024। तुम्हें पता है स्प्रिंग क्या है, एनिमे क्या है, 2024 चल रहा है, यानी तुम्हें पता है कि ये वीडियो किस बारे में है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बात करते हैं इस सीजन शुरू हुए कुछ बेहद प्रॉमिसिंग शोज के बारे में। आज की लिस्ट थोड़ी सी लंबी है और शोज एक से बढ़कर एक हैं। सो मेक श्योर तुम्हारे इंटरेस्ट जोन में जो भी है उन्हें जरूर चेकआउट करें। सो नाउ लेट्स बिगिन। हियर आर ऑल द शोज दैट यू शुड बी फॉलोइंग इन स्प्रिंग 2024। सबसे पहले हम कंटिन्यूइंग शो से निपट लेते हैं, जिनमें हमें 3 पॉपुलर टाइटल्स का रिटर्न देखने मिलने वाला है, जिसमें सबसे पहले है डीमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। डीमन स्लेयर इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शोनन्स राइट नाउ। इवन दो वो मूवी के नाम पे सबको पागल बना रहे हैं, बट स्टिल देखने भी सब जा ही रहे हैं। ये आर्क सारे कैरेक्टर्स पर फोकस करेगी, स्पेशली हाशिरास पर, जो खुद को ट्रेन करके मुजान के अटैक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एनिमे शुरू होने में स्टिल टाइम है। ये एनिमे रिटर्न कर रहा है 12 मई को। फिर है माय हीरो एकेडमिया, जिसके रीकैप एपिसोड्स ऑलरेडी एयर हो रहे हैं और सीजन 7 ऑल सेट है 4 मई के लिए। माय हीरो एकेडमिया के बारे में शायद हम इस चैनल पर ज्यादा बात नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये उन बहुत रेयर शोज में से एक है जिसके मैंने 6 सीजन्स देखे हैं और अभी भी कंटिन्यू करूंगा। इसके सारे फ्लॉज के बावजूद और लोगों के बीच इसका इतना खराब परसेप्शन होने के बावजूद आई लाइक दिस शो वेरी मच। अभी रिसेंट के कुछ सीजन्स में भले ही थोड़ा डाउनफॉल आ गया हो, वो तो वैसे भी सभी का चल रहा है, बट इसके स्टार्टिंग सीजन्स मेरे दिल के काफी करीब हैं। एंड द थर्ड वन इज मुशोकु टेंसेई रिटर्निंग विद सीजन 2 पार्ट 2। और इन तीनों में ये इकलौता शो है जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। मुशोकु टेंसेई वन ऑफ द बेस्ट इसेकाइज में से एक है और तुम जानते ही होगे कि ये मुझे कितना पसंद है। सीजन 2 पार्ट 1 मुझे ऑलरेडी काफी पसंद आया था और वो जितना डिप्रेसिंग था, इस पार्ट के दोनों एपिसोड्स उतने ही होलसम रहे हैं। बट जब और कुछ ज्यादा एपिसोड्स आ जाएंगे तभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इन अ सेपरेट वीडियो। एक और कंटिन्यूइंग शो है पिछले सीजन का, जिसका नाम है डिलीशियस इन डंजन। एंड सॉरी कि मैंने इसको विंटर एनिमे में इतना नीचे रखा। I feel it should have been higher because this was genuinely one of the best produced shows from that season. Part 2 भी एयर होना शुरू हो चुका है and you can catch this show on Netflix. Now that we are done with continuing shows, अब बारी है नए शोज को लाइमलाइट देने की। Let's start with काइजू नंबर 8। इस एनिमे का नाम तुमने शायद मेरे मुंह से पहले भी सुना ही होगा। ये प्रोबेबली इस सीजन का सबसे पॉपुलर टाइटल रहने वाला है एंड इट टोटली डिजर्व्स दैट, क्योंकि इसका प्रीमियर एपिसोड बहुत अच्छा था। जिन एक्शन शोज के अराउंड मुझे पहले से हाइप दिखाई दे रही होती है, मैं उनसे थोड़ा सा कम एक्सपेक्ट करके चलता हूँ, क्योंकि वो अक्सर डिसअपॉइंट कर देते हैं। बट इस केस में डिसअपॉइंटमेंट तो दूर दूर तक नहीं था, बल्कि हमें एक बहुत ही वेल रिटन एंड वेल अडेप्टेड एपिसोड देखने मिला, जिसमें हमें ग्रेट एक्शन और कॉमेडी का बहुत ही अच्छा बैलेंस और साथ ही वेल रिटन कैरेक्टर्स और उनके मोटिवेशंस, ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस को भी अच्छे से प्रेजेंट किया गया। ये कहानी एक ऐसे वर्ल्ड को फॉलो करती है जिसमें गॉडजिला जैसे जायंट मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं और यहाँ के डिफेंस फोर्स को उनसे फाइट करना होता है। कहानी काफका हिबिनो को फॉलो करती है, जिसको एक्सीडेंटली खुद एक काइजू बनने की पावर्स मिल जाती हैं। ये तुमको काइंड ऑफ एओटी, टोक्यो घोल या फिर पैरासाइट जैसे एनिमे की याद दिलाएगा। इसको एनिमेट किया है प्रोडक्शन आईजी ने, तो एक्शन लवर्स के लिए ये तो मस्ट वॉच है। इस एनिमे को आप क्रंची रोल पर तो देख ही सकते हैं, लेकिन अगर आप पायरेट हैं तो वहीं ठहर जाइए, चोरी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको फ्री में ट्विटर पर भी रिलीज किया जा रहा है, तो वहां देख लेना। एक और चीज, इसका ओपनिंग थीम बनाया है यंग ब्लड ने और एंडिंग बनाई है वन रिपब्लिक ने। और अगर आप इंग्लिश म्यूजिक सुनते हैं तो आपको पता होगा कि ये दोनों कितने बड़े नाम हैं। सो इस प्रोजेक्ट पे पैसा तो भर भर के लग रहा है। नेक्स्ट इज री मॉन्स्टर। अगर मुझे इस एनिमे को शॉर्ट में डिस्क्राइब करना हो तो मैं बोलूंगा ये है इसेकाई का सोलो लेवलिंग, बट द ओनली डिफरेंस इज इट हैज एन एक्चुअल स्टोरी। शायद It might be too early to say anything, but at the very least ये मुझे थोड़ा अलग लग रहा है। So होता ये है कि स्टार्टिंग में हमारे मेन कैरेक्टर को बड़ी बेदर्दी से मार दिया जाता है और वो इसेकाई हो जाता है एक फैंटेसी वर्ल्ड में, लेकिन वो किसी हीरो, प्रिंस या फिर नाइट के रूप में वहां पर नहीं जन्मा है, बल्कि उसे जन्म मिला है एक गॉब्लिन के रूप में। भाई की किस्मत इतनी खराब है कि उसका सेकंड चांस भी वेस्ट हो गया, लेकिन इतना भी वेस्ट नहीं हुआ। जैसा मैंने सोलो लेवलिंग के रेफरेंस में कहा, वो बिल्कुल संग जिनवू की तरह लेवल अप कर सकता है, जैसे वो कोई गेम खेल रहा हो। वो लड़ता है, एक्सपीरियंस गेन करता है, लेवल अप करता है, मॉन्स्टर्स कंज्यूम करके उनकी पावर्स भी गेन करता है और उसकी गॉब्लिन फॉर्म्स भी लेवल्स के साथ साथ ट्रांसफॉर्म होती है और वो ओग्रे भी बनता है। फॉर द टाइम बीइंग मैं बस एक चीज बिल्कुल श्योरिटी से कह सकता हूँ, that it is very well animated by Studio D, जो कि काफी एक्सपीरियंस्ड स्टूडियो है और उसने काफी अच्छे शोज एनिमेट किए हैं एंड इट इज वर्थ चेकिंग आउट। इसकी लाइट हार्टेड कॉमेडी भी मुझे अच्छी लगी एंड आई एम रियली एंजॉयिंग दिस शो फॉर नाउ, बट अभी तक कुछ सब्सटेंशियल नहीं हुआ है एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट। द न्यू गेट।
एक और इसेकाई। पोस्टर देख के मुझे लगा था कि ये स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन जैसा कोई शो है। हर सीजन एक एजी इसेकाई जैसे जरूरी होता है, वैसा कुछ। पर जब मैंने इसे देखा तो मुझे पता चला that I was not wrong। ये एनिमे कुछ वैसा ही है। लोग एक गेम में फंस जाते हैं, लॉग आउट नहीं कर पाते हैं एंड ऑल, लेकिन ये एनिमे उस सब को फास्ट फॉरवर्ड करके स्किप कर देता है और हमको तुरंत लेके चलता है एंड में, जहां हमारा मेन कैरेक्टर एकदम लेवल्ड अप है, पावरफुल है और वो गेम के फाइनल बॉस को भी हरा देता है। सब लोग वहां से लॉग आउट कर जाते हैं, बट फॉर सम रीजन वो रह जाता है और इस वर्ल्ड में 500 साल फ्यूचर में ट्रांसपोर्ट हो जाता है और वहां उसे अपनी जर्नी फिर से शुरू करनी पड़ती है। तो कुछ हो तो रहा है, बट आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर क्या हो रहा है। ये एक एक्शन एंड एडवेंचर इसेकाई है और इसे एनिमेट किया है योकोहामा एनिमेशन लैब एंड क्लाउड हार्ट्स ने एक साथ कोलैबोरेशन में, एंड अडेप्टेशन अच्छी ही महसूस हो रही है। इट इज नाइस। विंड ब्रेकर ये एक डिलिंक्वेंट एंड एजी टीनेज टाइप का एनिमे है और मुझे इसको शॉर्ट में डिस्क्राइब करना हो तो आई विल से इट इज टोक्यो रिवेंजर्स बट विद RTX ऑन एंड सम एक्चुअली गुड राइटिंग। सी अगेन, टोक्यो रिवेंजर्स को कोई हेट नहीं, मुझे एक्चुअली उसका प्लॉट काफी पसंद आया था एंड मैंने पहला सीजन देखा था काफी उत्साह से, बट उसके बाद आई डोंट नो, मैंने उसे फॉलो नहीं किया एंड आई हैव नो क्लू नाउ कि उसमें क्या हो रहा है। बट आई थिंक देयर इज वन थिंग दैट वी ऑल कैन यूनिवर्सली एग्री एंड दैट इज ताकेमिची इज फकिंग अनोइंग। बट उसके कॉन्ट्रास्ट में तुम विंड ब्रेकर देखो, इसमें हमारे पास है साकुरा, बट नॉट द यूजलेस वन। ये साकुरा एक्चुअली यूजफुल है, वो स्ट्रॉन्ग है, लड़ सकता है, अपना ग्राउंड होल्ड कर सकता है। वो फुरिन हाई स्कूल ज्वाइन करता है जिसे सिर्फ ताकतवर लोग ही ज्वाइन करते हैं और वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से इस टाउन को प्रोटेक्ट करते हैं। बट हमारा मेन कैरेक्टर उस समय इंटरेस्टेड नहीं है, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग, आगे का पता नहीं, बट फिलहाल वो सिर्फ लड़ाई करके ताकतवर बन के टॉप पर पहुंचना चाहता है। एक्सट्रीमली टॉप भी नहीं, बट इंसानों में टॉप पर। आई लाइक कि इस कैरेक्टर को किस तरह से लिखा गया है। वो एक आउटकास्ट है, सोसाइटी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता है, बट फिर वो इस टाउन में मूव करता है जहां लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं, उसको अच्छे से ट्रीट करते हैं, जो उसे डाइजेस्ट नहीं होता है, एंड ही टर्न्स इनटू अ सुंदरी। देखो वो जेंट्स है और प्यार मोहब्बत जेंट्स को कहाँ ही मिली है, सो इट विल टेक टाइम फॉर हिम टू एक्सेप्ट इट। इस एक्शन एनिमे को एनिमेट किया है क्लोवरवर्क्स ने, जो एनिमेशन में दिखता भी है। इट इज सो वेल एनिमेटेड और स्टोरी लिखी है नी सातोरू ने, जो खुद भी एक टोक्यो रिवेंजर्स फैन है। तो अगर आप टोक्यो रिवेंजर्स पर हेट कर रहे हैं विंड ब्रेकर के नाम पे, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, उसका ऑथर खुद टोक्यो रिवेंजर्स का फैन है। मेक अ नोट ऑफ दैट। ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा टर्न यंग अगेन। नहीं, ये एनिमे गिल्फ लवर्स के लिए नहीं है। कुछ एनिमे होते हैं वो बस होते हैं, उनका कोई पॉइंट नहीं होता, वो नेसेसरली कुछ बोलने की कहने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, वो बस होते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, टीवी पर बैकग्राउंड में कहीं चलते रहने के लिए। और ये भी ऐसा ही एक शो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये खराब है। ठीक है, मैं बताता हूँ। ये कहानी है एक एल्डरली कपल की, जो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। एक दिन वो सुबह उठते हैं और देखते हैं कि वो वापस से जवान हो गए हैं। Bro didn't hesitate at all। मतलब मैं बता रहा हूँ, ये तो बस शुरुआत है, आगे पोती बहू सब दादी को कंपटीशन देना चाहती हैं। दिस शो नीड्स टू हेजिटेट थोड़ा सा। मतलब मैं तो पहले इसे कोई परवर्टेड फैंटेसी सोच के स्किप करने वाला था, बट देन मैंने एक और एपिसोड देखा एंड इट टर्न्ड आउट टू बी प्रीटी होलसम। और ये उन कंफर्ट शोज की तरह बन गया जो शॉर्ट स्टोरी फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, जैसे एक एपिसोड में 3 मिनी एपिसोड होना। बस एक प्रेमाइस बिठा दिया है, बाकी चलता रहेगा, करो जो करना है। इट काइंड ऑफ रिमाइंड्स मी ऑफ शोज लाइक कागुया-सामा, शिनचैन एंड हागेमारू। कंफर्ट शोज। आराम से बैठो, चिल करो, एंटरटेनमेंट लो, दैट्स इट। A condition called love। पिछले सीजन मैंने एक शो जो देखा था और उसको लेकर मेरा एक्सपीरियंस काफी फ्रस्ट्रेटिंग था, जैसे मैंने किसी लड़की का वेट ड्रीम देख लिया हो। शो अच्छा है, बस मेरे लिए नहीं है। मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि इस डेमोग्राफिक से अब दूर रहना है, पर मन मार के मैंने सीजनल वीडियो के नाम पे इस शो को एक चांस दे दिया एंड आई वाज सरप्राइज्ड। दिस शो वाज एटलीस्ट रियलिस्टिक। और देखो, मैं तुमको सबसे रियलिस्टिक पार्ट बताता हूँ। एक लड़की होती है होतारू और एक लड़का होता है हानानोई। होतारू हानानोई को गलती से बेसिक काइंडनेस दिखा देती है और हानानोई प्यार में पड़ जाता है हेड ओवर हील्स। बंदा कन्फेस कर देता है और बंदी रिजेक्ट कर देती है। मतलब मैंने ये कहानी असल जिंदगी में इतनी सुनी है कि ऐसा लगता है कि हर कोई इसी से गुजरा है, लिटरली कहानी घर घर की। बट आई लाइक दी अप्रोच कि भाई दोनों पार्टीज को यूं ही चुटकी बजा के प्यार नहीं हो जाएगा। लड़की पूरी चीज को प्रोसेस करती है, अपना टाइम लेती है, उसको पता भी नहीं है कि प्यार में पड़ना कैसा होता है। वो धीरे धीरे सीखती है, ट्राई करती है और उसके ऊपर से मुझे इसका लाइट हार्टेड कॉमेडिक नेचर भी काफी पसंद आया। एज लॉन्ग एज ये शो कोई लव ट्रायंगल इंट्रोड्यूस ना कर दे, we are good to go।
स्पाइस एंड वुल्फ मर्चेंट मीट्स द वाइज वुल्फ। ये एनिमे एक पुराने एनिमे का रीमेक है। मैंने पुराना वाला भी चेकआउट किया एंड इट टर्न्स आउट कि ये जो नया वाला है ये ऑलमोस्ट सीन टू सीन ही चलता है। सो आई डोंट रियली सी द पॉइंट, बट ऑनेस्टली इसको देखना काफी कार्मिंग था। जैसे विनलैंड की पूरी मारधाड़ को स्किप करके तुम सीधा फार्मिंग पे पहुंच गए हो। इसमें एक ह्यूमन वुल्फ जैसी दिखने वाली डेइटी है और माना जाता है कि वो अच्छी फसल लाती है, पर लोगों ने अब फार्मिंग मेथड्स डेवलप कर लिए हैं, टूल्स डेवलप कर लिए हैं और वो खुद से अच्छी फसल उगा सकते हैं। लोग उसे भूलने लगते हैं और वो महज एक किस्सा कहानी बनकर रह जाती है। तो अब वो इस छोटे से टाउन से निकलकर अपनी बर्थ प्लेस पर वापस जाना चाहती है, जिसके लिए वो हमारे प्रोटैगनिस्ट क्राफ्ट को ऑफर करती है कि अगर वो उसको उसकी बर्थ प्लेस पर लेकर जाएगा तो वो उसके बिजनेस में उसकी मदद करेगी, बिकॉज ऑब्वियसली शी कैन, शी हैज पावर्स। और बस इतना ही सेटअप है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड या क्रेजी नहीं है। दोनों मेन कैरेक्टर्स काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं एंड शो का वाइब बहुत ही कंफर्टिंग है। इसको देखना मेडिटेशन जैसा फील होता है, बट स्मूथ एनिमेशन, एक ट्रैवल जर्नी, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स एंड सूदिंग म्यूजिक। यकीन नहीं होता इसे उस सेम स्टूडियो ने बनाया है जो बॉर्डरलाइन हेंटाई प्रोड्यूस करता है। वैसे वो कंट्रोल तो इसमें भी नहीं कर पाया, बट ठीक है। द ग्रिम वेरिएशंस। सो द ग्रिम वेरिएशंस वो चीज थी जिसने मुझे ग्रिम ब्रदर्स से इंट्रोड्यूस किया। जो फेरी टेल्स हमने बचपन से सुनी है या फिर डिज्नी ने हमें दिखाई हैं, उनमें से काफी सारी ग्रिम ब्रदर्स ने लिखी हैं। ये दोनों भाई जर्मन एकेडमिक्स थे जिन्होंने सिंड्रेला, हैंसेल एंड ग्रेटल, स्नो वाइट, लिटिल रेड राइडिंग हुड और ऐसी सैकड़ों कहानियां लिखी हैं। और द ग्रिम वेरिएशंस एनिमे इन्हीं की कुछ स्टोरीज की री इमेजिनिंग है, कुछ डार्क और ट्विस्टेड चेंजेस के साथ। सो ये एक एंथोलॉजी सीरीज है जो अपने करीब 45 मिनट्स के 6 एपिसोड्स में 6 फेमस टेल्स को दिखाती है, पर इन कहानियों को बिल्कुल अलग तरह से इमेजिन किया गया है। कुछ फ्यूचर में सेट है, कुछ पास्ट में सेट है, तो कुछ इवन स्पेस में। एंड ईच एंड एवरी वन ऑफ देम इज सो ब्यूटीफुली क्राफ्टेड एंड डील्स विद कॉम्प्लेक्स थीम्स एंड कैरेक्टर्स। एंड ट्रुथ बी टोल्ड, मुझे एंथोलॉजी सीरीज उतनी पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें थ्रू आउट कोई मोमेंटम बिल्ड नहीं होता है। देयर इज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड। तुम कभी भी ड्रॉप कर सकते हो, कोई भी एपिसोड देखो ना देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये भी इस चीज को एस्केप नहीं कर सकता, सेम चीजें यहाँ भी अप्लाई होती हैं। और शायद यही वजह है कि इसकी रेटिंग तुमको वेबसाइट्स पर कुछ खास नहीं दिखेगी, बट ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द रियली गुड वंस। और इसको विट ने एनिमेट किया है तो तुम एनिमेशन में डिप तो देखोगे नहीं और ना ही डायरेक्शन में। आई स्पेशली लव द 4th एपिसोड जो कि द एल्व्स एंड द शू मेकर की रीटेलिंग है। और काश कोई मेरी वीडियोस भी ऐसे जादू से लिख जाता तो शायद हम ज्यादा रेगुलर होते। एनीवेज, तो यही कुछ शोज थे जो मैंने देखे एंड मोस्टली सभी शोज काफी अच्छे हैं। आई नो मैंने काफी कंटिन्यूइंग शोज स्किप कर दिए हैं क्योंकि मैंने उनके पिछले सीजन्स नहीं देखे हैं। सो अगर ऐसा कुछ भी है तो तुम कमेंट्स में लिख दो ताकि और लोग उनको चेकआउट कर सकें। और अगर मुझसे कोई नया शो मिस हो गया हो तो वो मुझे पॉइंट आउट कर देना ताकि मैं उसे अगली सीजनल वीडियो में कवर कर सकूं। मैं चला, बाय बाय।